हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर एमएसएन फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, जिसमें अपन बात करेंगे कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ नर्सिंग एंड जो भी आपके इंट्रोडक्शन मेडिकल सर्जिकल नर्स के हैं वो सब कुछ अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी क्लासेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो आगे की वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको मिले एंड आप देख पाओ। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए जेएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप जेएनएम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो बिकॉज इसमें मैं इंग्लिश प्लस हिंदी के साथ साथ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल नर्स इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले अपन इवोल्यूशन का बात करेंगे। तो इसमें जो आता है कि इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेडिकल नर्सिंग है और सर्जिकल नर्स है तो उसका विकास कैसे हुआ, कैसे पहले इलाज किया जाता था और कैसे विकास होता होता आज के ज़माने में कैसे विकास होता है, तो इस बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि प्राचीन समय में किस तरीके से उपचार होता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राचीन समय में जो फैमिली और रिलीजियस ग्रुप के हैं वो इलाज करते थे जड़ी बूटियों द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नाइटिंगेल जो 19वीं सदी में कैसे होता था। तो नाइटिंगेल के टाइम पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो योगदान रहा है वो हॉस्पिटल और पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने में रहा है। ठीक है, सेकेंड वन यहाँ पे नर्सिंग बिकम ए प्रोफेशनल फील्ड। ओके, सो 19 सदी से यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है प्रोफेशनल कोर्स होना। ठीक है, प्रोफेशनल रूप में इसको देखा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो 20 सेंचुरी है वहाँ पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए थे। तो वर्ल्ड वॉर में किस तरीके की नीड पड़ी इमरजेंसीज की। ठीक है, आईसीयू लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, तो उस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। पहले होता था कि जड़ी बूटियों से इलाज होता था, फिर नाइटिंगेल ने ये आई और उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया पेशेंट की केयर करना, कैसे देखभाल कर सकते हैं, सुधार किया। फिर 20 की सेंचुरी में यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार्स हुए तो वहाँ पे जो ये हुआ एंटीबायोटिक्स हुआ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स सर्जिकल सफ़र ये सब कुछ स्टार्ट हुए। ठीक है, तो उसके बाद जो 21st सेंचुरी जो कि अभी प्रेजेंट में है तो वहाँ पे क्या हुआ कि एडवांस टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक रोबोट ये सब कुछ इनके द्वारा सर्जरी होने लगी। ठीक है, तो ये था आपका प्राचीन समय से लेके कि कैसे विकास हुआ नर्सिंग का। बट अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आपका आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि सबूतों के आधार पे उपचार। ठीक है, सबूतों के आधार पे कैसे इलाज किया जा सकता है, इस तरीके से जो रिसर्च होती हैं वो हेल्प करती है इस पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट जो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी नर्सिंग के लिए यूज़फुल रही। ठीक है, यूज़फुल है भी लाइक रोबोट। ठीक है, तो उसके बाद मिनिमली तो छोटी मोटी जो चीर फाड़ होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट आपके है पेशेंट सेंटर्ड केयर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हो कि टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है कि डॉक्टर और नर्स वीडियो कॉल के द्वारा मरीज की जांच कर सकते हैं। ये ट्रेंड्स है, प्रेजेंट का भी है। ठीक है, प्रेजेंट में ये होता भी है, आप देख भी सकते हो कि जो मान लो बाहर का पर्सन है, डॉक्टर बाहर है, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती है या फिर पेशेंट को नहीं ले जा पाते हैं तो घर से भी ट्रीटमेंट कम्युनिकेशन करके हो कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट यहाँ पे आया कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किए जाने पे जोर दिया जाने लगा। 21वीं सेंचुरी में कोरोना आया। ठीक है, सेवंथ पॉइंट यहाँ पे है कि स्पेशलाइज्ड नर्सिंग रोल। ठीक है, तो नर्सिंग रोल है तो इसमें आप देख सकते हो कि स्पेशलाइज्ड इन आईसीयू ऑनकोलॉजी जो कि कैंसर केयर है। ठीक है, कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट रोग से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दिए जाने लगी। उसके बाद 8 पॉइंट है कि टीम वर्क इन हेल्थ केयर। ठीक है, टीम वर्क से काम लिए जाने लगा। 9th पॉइंट है कि डिजास्टर इन नर्सिंग। ठीक है, तो आपदाओं में नर्सिंग का बहुत ही बड़ा उपयोग किए जाने लगा बिकॉज जैसे कोई बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आता है लाइक, तो ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसमें बहुत सारे पेशेंट एक साथ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनको
एक नर्स जहाँ तक पेशेंट को नहीं संभाल पाती तो उस कंडीशन में किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिए जाने लगा। थर्ड वन यहाँ पे है कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, तो जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जो सेकंड पॉइंट आपका आता है इस यूनिट में, तो वो होता है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है, आईसीडी जिसको अपन बोलते ही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आईसीडी इज ग्लोबली यूज्ड सिस्टम, ठीक है, ये पूरे विश्व में यूज होता है, ठीक है, हेल्थ कंडीशन, डिजीज एंड कॉज ऑफ डेथ। तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो 3 चीज़ों को क्लासीफाई करता है, एक तो डिजीज़ को, हेल्थ कंडीशन को, एंड क्या कारण रहा है उस पेशेंट की डेथ का, ठीक है। तो इसको जो डेवलप किया है WHO ने, ठीक है, हेल्प करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च में। यूज़ वर्ल्ड वाइड होता ही है, ये आपने ऊपर देख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे यूजेज की बात करें तो ये जो आईसीडी हेल्प करता है डायग्नोसिस करने में, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज करने में, मेडिकल रिसर्च में। ओके, तो ये तो आप ध्यान ही रख सकते हो कि जो आईसीडी है वो क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है, और हेल्थ केयर को प्लानिंग करता है। रिसर्च के द्वारा अपन देख सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का पता किया जाता है जिसके कारण पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग हो सकती है। ओके, फोर्थ वन अगर अपन बात करें, ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, ये आपके ऊपर का जो पॉइंट है वो हो गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, ठीक है, इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग्स। सो इनमें कैसे आप रोल कर सकती है नर्सिंग, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ओपीडी डिपार्टमेंट। तो ओपीडी डिपार्टमेंट होता क्या है कि पेशेंट जो हॉस्पिटल तो आता है लेकिन वो एडमिट नहीं होता, ट्रीटमेंट लिया एंड वापस वो घर को चला जाता है, तो उसको अपन ओपीडी डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जो होता है नर्सिंग असेसमेंट होता है, ठीक है, जो ऑब्जर्व करती है नर्स, उसको देखभाल, मतलब जो वाइटल साइंस होती है उनको चेक करती है, सिम्टम्स देखती है, ठीक है। उसके बाद असिस्ट प्रोसीजर। तो असिस्टिंग प्रोसीजर से मतलब है कि जो हेल्प करती है, लाइक उसके कोई अगर इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन देती है, और कोई वैक्सीन इंजेक्ट करनी है तो वैक्सीन वो उसको देती है। थर्ड वन आता है कि हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन तो आप जानते हो, ठीक है, तो इसको इतना डिफाइन करने की नीड नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग, तो रिकॉर्ड बनाना भी आप जानते हैं। तो मैनेजिंग अपॉइंटमेंट को मैनेज करना। ओके, तो फोर्थ वन जो आता है वो आपके आएगा कि सेकंड वन आपके यहाँ पे है कि इन पेशेंट यूनिट, ठीक है। तो इन पेशेंट यूनिट में होता क्या है कि वहाँ पे तो पेशेंट था वो एडमिट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे जो पेशेंट है वो एडमिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट हु आर एडमिटेड टू इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड केयर, ठीक है। सो इसमें क्या क्या हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट को एडमिट करना, डिस्चार्ज करना, ठीक है, और मेंटेन करना उसके रिकॉर्ड, ठीक है, डिस्चार्ज के एंड जो पेशेंट एडमिट हुआ है तो उस टाइम क्या कंडीशन थी, सब कुछ रिकॉर्ड वहाँ पे करना, ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि मॉनिटरिंग वाइटल साइन की जांच करना, अच्छे से देखना, ठीक है, प्रोवाइडिंग बेड साइड केयर, ठीक है। और उसके बाद जो है वुंड ड्रेसिंग, आईवी थेरेपी। तो पेशेंट को अगर कोई घाव है तो उसकी ड्रेसिंग करना, अगर इंजरी है तो उसकी भी देखभाल करना, ठीक है। और उसके बाद जो आईवी थेरेपी उसको देना। ओके, तो इसके बाद जो आता है कम्युनिकेबल एंड इमोशनल सपोर्ट करना। तो ये एक नर्सिंग की जो कैसे नर्सिंग अपने जो पेशेंट आता है उसकी कैसे देखभाल कर सकती है, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट जो आईसीयू का आता है। तो आईसीयू का मतलब है कि क्रिटिकल पेशेंट हु नीड क्लोज मॉनिटरिंग एंड एविडेंस केयर, एडवांस केयर। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो आईसीयू में होता है उसको एक नर्स एक पेशेंट को ही देखेगी अच्छे तरीके से। अगर कुछ भी उनको कॉम्प्लिकेशन लगती है या फिर कुछ भी क्रिटिकल लगता है तो वो तुरंत जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में यही होता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तो ये चीज़ तो वहाँ पे होनी है, ठीक है। एडवांस लाइफ सपोर्ट, ठीक है।
वहाँ पे एडवांस लाइफ सपोर्ट वहाँ पे आपको मिलता है, लाइक ए वेंटिलेटर, ठीक है। और उसके बाद जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स है, ठीक है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स वहाँ पे आपको CPR देना हुआ, ठीक है, या फिर जो इमरजेंसी मेडिसिन आती है वो वहाँ पे इंजेक्ट करना हुआ, ठीक है, मेडिसिन एड, और इन्फेक्शन कंट्रोल वहाँ पे करना हुआ, ये नर्स का ही काम होता है, इमोशनल सपोर्ट करना, ठीक है, पेशेंट को अच्छे से। तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका टॉपिक है। अब इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। तो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग एंड वुंड केयर एंड ड्रेसिंग। ओके, सो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। तो मेडिकल असेप्सिस क्या होता है? तो मेडिकल असेप्सिस होता है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इसका मतलब ये है कि संक्रामक फैलाने वाले जो रोगाणु होते हैं उनकी संख्या को कम करना, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि हैंड वॉशिंग करना, डिसइंफेक्टिंग सरफेस करना, ठीक है, वेयरिंग ग्लव्स, ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा ग्लव्स पहनना। ओके, तो सेकंड है यहाँ पे सर्जिकल असेप्सिस। सर्जिकल असेप्सिस क्या होता है अब यहाँ पे देख लेते हैं। कीप द सर्जिकल एरिया कंप्लीटली स्टेराइल। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो मेडिकल उसमें होता है उसमें तो कम होते हैं, ठीक है, बट सर्जिकल में क्या होता है कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि यूज स्टेलाइज ग्लव्स मेंटेनिंग स्टेलाइल फील्ड। ओके, अब सेकंड जो पॉइंट आपके यहाँ पे आता है वो आता है कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि सूजन। ओके, अब ये होता क्या है इसको अब डिफाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बॉडी नेचुरल रेस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन, ठीक है। हिंदी में आपको मैं बता दूं तो चोट या संक्रमण के प्रति शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया, ठीक है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे रेडनेस हो जाना जहाँ पे लगी है वहाँ पे, ठीक है, स्वेलिंग होना ना, हीट मतलब गर्म हो जाता है, और वहाँ पे पेन होना, ये आपके जो इन्फ्लामेशन के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, उसके बाद आता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो अकर्स व्हेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड द बॉडी, ठीक है। तो आगे होगी डेफिनेशन, आई होप आपको समझ, इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट करके लाया हूँ। और अगर आपको कंप्लीटली नोट्स चाहिए इसके यूनिट के टोटली मैंने यहाँ पे बहुत ही कम शॉर्ट किया है, बट इसके अलावा अगर आपको और भी कम डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपको अपनी डिटेल्स बता दूंगा कि कहाँ से आपको ये नोट्स लेने हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो, बट कमेंट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसके टाइप देख सकते हैं कि लोकलाइज्ड हो सकता है, ठीक है, जैसे वुंड इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, पूरे शरीर में भी हो सकता है, ठीक है, तो पूरे शरीर में जैसे सेप्सिस हुआ, ठीक है, और उसके अलावा कोविड-19 जो कि पूरे शरीर में ही होता है। थर्ड वन यहाँ पे आता है जो आपका पॉइंट है वुंड हीलिंग, ठीक है। तो वुंड हीलिंग में आप देख सकते हो कि स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, घाव भरने के चरण। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो पहली स्टेज आती है उसमें इन्फ्लामेटरी फेज आती है जो कि 1 से 5 दिन तक चलती है, ठीक है, 1 to 5 डेज तक यहाँ पे चलती है। ओके, यहाँ पे होता क्या है कि जो स्टार्टिंग में ब्लीडिंग स्टॉप होगी सबसे पहले, उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। ओके, तो इन्फ्लामेशन होगा, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आएगी वो पॉलीफरेटिव स्टेज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉलीफरेटिव स्टेज होती है उसमें नए ऊतक मतलब नए टिश्यूओं का बनने का टाइम होता है, और वो घाव होता है जो छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी सी फेज। इसके अंदर होता क्या है कि जो 21 से 1 महीने तक चल सकती है, महीनों तक चल सकती है। तो इसके अंदर जो ऊतक होते हैं वो मजबूत होते हैं, वहाँ पे निशान पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि जो कोई चोट लगती है तो उस पर घाव बनने के बाद एक अलग सी पपड़ी सी आ जाती है, उस पपड़ी को हटने के बाद वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा एक घाव बन जाता है, ठीक है, एक निशान छोड़ देता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट अपन बात करें तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वुंड हीलिंग, तो घाव बनने के जो कारक होते हैं तो उसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से हैं जो हेल्प करते हैं घाव को सही होने में। तो यहाँ पे है कि
सही पोषण, गुड न्यूट्रिएंट्स, अपन को एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर देखभाल करना उसकी, ठीक है, नो इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन वहाँ पे अगर किसी चीज़ को भिगोने से, राइट, पानी से दूर रखना है तो दूर ही रखना है, अगर डस्ट से दूर रखना है तो फिर उसको दूर ही रखना है, ओके। और नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें यहाँ पे तो डायबिटीज़, स्मोकिंग, ठीक है, और पुअर ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ अपन बात करें तो नर्सिंग कैसे कर सकते हैं इसकी, वुंड केयर कैसे कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेक्निक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे वुंड केयर की। तो वुंड केयर के लिए सबसे पहले उस वुंड को क्लीन करना है, ठीक है, विद एंटीसेप्टिक, ओके। उसके बाद उस घाव को अच्छे से सूखा रखना है, ढका हुआ रखना है, ताकि वहाँ पे कुछ चीज़ें आके इकट्ठा ना हो, इन्फेक्शन से अपन को बचाना है, जो कि ऊपर भी अपन ने पढ़ा था। ड्रेसिंग टेक्निक की अपन बात करें तो फर्स्ट आता है कि हैंड हाइजीन, ठीक है। सबसे पहले अपन को हैंड हाइजीन रखना है, वहाँ पे जो घाव हुआ है वहाँ पे विदाउट हैंड हाइजीन किए हुए, बिना हैंड वॉश किए हुए अपन को हाथ को टच नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड वन आता है कि यूज़ स्टेलाइज ग्लव्स, स्टेलाइज यूज ग्लव्स अपन को यूज़ करने हैं। क्लीन दी वुंड, वुंड को क्लीन करना है, ठीक है। अप्लाई ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग अपन को कर लेनी है सिक्योर विद टेप, और उसको अपन को टेप से एक अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना है कि वो हट ना पाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे नहीं हो पाए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपना आता है केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। तो केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट में क्या होता है कि यहाँ पे दो आपके चलेंगी, एक तो आएगा प्री ऑपरेटिव, एक आएगा पोस्ट ऑपरेटिव। एक आता है यहाँ पे इंट्रा ऑपरेटिव, तो इंट्रा ऑपरेटिव आपके यहाँ पे है नहीं, वो नेक्स्ट में आएगी। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट में पढ़ लेते हैं प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या है कि प्रिपेयरिंग द पेशेंट बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले पेशेंट को तैयार करना। मतलब जो पेशेंट होता है, अगर उसका डॉक्टर्स ने सर्जरी करने का डिसीजन बनाया है तो उससे पहले पेशेंट को तैयार करना। आप किस तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल प्रिपरेशन, तो मेडिकल हिस्ट्री चेक करना उसकी कि कोई एलर्जी तो नहीं है, अगर कोई चीज़ अपन उसको टच करते हैं तो उससे एलर्जी ना हो, ठीक है। डायग्नोसिस टेस्ट उसके करना, बाउल ब्लेडर को प्रिपरेशन करना, ठीक है। फास्टिंग मतलब आईपीओ उसको रखना, ठीक है, उसको मतलब ओरली कुछ नहीं देना, बिकॉज अगर सर्जरी हो रही है तो उसको अगर उल्टी आती है तो वहाँ से ओटी टेबल से वापस नहीं आ सकता। और फास्टिंग उसकी रखना, स्किन प्रिपरेशन करना, स्किन को उसकी तैयार करना, जहाँ पे उसके जो कट लगने वाला है स्किन पे तो उसको प्रिपेयर करना अच्छे से, स्टेलाई करके वहाँ पे लोशन लगा के, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन, तो मानसिक रूप से अपन को उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे सर्जरी होगी, क्या उसके बाद करना है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। एंड वहाँ पे कंसल्ट फॉर्म आपको भरवाना है, उसके बारे में उसको बताना है, ठीक है। तो प्री मेडिसिन देने के लिए उसको बता सकते हैं किस कौन कौन सी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स उसको देना, ओके। तो ये दो मेडिसिन है। उसके बाद यहाँ पे आपके आता है सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ओके। तो सर्जरी के बाद अगर उस पेशेंट की सर्जरी कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद अपन कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन को इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में देख सकते हैं मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ठीक है। वाइटल साइन के अंदर आप उसकी पल्स देख सकते हैं, टेम्परेचर आप उसका देख सकते हैं, बीपी आप उसकी देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, ठीक है, उसकी जो क्या वो बेहोश है या फिर वो होश में, ये चीज़ आपको उसको निगरानी कर सकती हैं, ठीक है। पेन मैनेजमेंट, उसका पेन का मैनेजमेंट अपन को करना है, ठीक है। उसके बाद आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है, आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट एंड मेडिसिन मैनेजमेंट। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसको किस चीज़ की डाइट देनी है, किस चीज़ की डाइट नहीं देनी, ठीक है। लेटर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के कुछ घंटे बाद या फिर दिन बाद आपने देख सकते हैं कि घाव की देखभाल करनी है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे टाँके लगे हैं तो उसकी वहाँ पे देखनी है कि कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, कहीं ब्लीडिंग वापस स्टार्ट तो नहीं हो रही, या फिर जो अपने वहाँ पे सीजर्स लगाए थे, टाँके लगाए थे, वो वापस खुल तो नहीं गए, ठीक है। उन चीज़ों को अपन को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। मोबिलाइजेशन, हल्की गतिविधि, मतलब जो हुआ है तो प्रिवेंट, मतलब जैसे कोई जॉइंट पे सर्जरी हुई है तो उसको कम धीरे धीरे उसको मूवमेंट भी करवाना है, ठीक है। डाइट मैनेजमेंट रखना है, प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाना है, ठीक है। तो ये था आपका
फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के बाद अपनी जो सेकंड यूनिट आएगी तो वो इसी चैनल पे मैं आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो आगे की डिटेल्स की वीडियो है मैं आपको इसी चैनल पे लाता रहूँगा। और आपने कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो आपको ये यूनिट कंप्लीट समझ आ गई होगी, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपको इसके जो कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं कहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि कहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट यूनिट की वीडियो कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।